हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहां आज मैं क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है धातु एवं अधातु, इसके लेकर आई हूँ बेटा NCERT सॉल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। हमने बहुत अच्छे से चैप्टर तो पढ़ लिया है, साथ ही साथ चैप्टर के बीच के जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम सब अच्छे से लगा चुके हैं। अब एक पॉइंट उठता है कि मैम इतनी सारी चीजें अगर हो गई हैं तो NCERT सॉल्यूशन भी करना बनता है। तो यस, इसीलिए मैम आप सभी के सामने लेकर आए हैं ये वाला वीडियो, जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी बेटा इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में अगर आप हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हम आपके कवर कराते हैं ना बेटा, वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं एंड आपके सारे डाउट करते हैं सॉल्व। अब बात आती है कि मैम जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, जो आप हमें पढ़ा चुके हैं, सबके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? सो बेटा मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ा चुकी हूँ, सभी के नोट्स की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। भाई कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में भी पढ़ाइए, मैम पूरा कंटेंट इंग्लिश में लेकर आइए। सो बेटा आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर जाना पड़ेगा, जहां पर KG से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस मिलती हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जहां फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने हमारे NCERT सॉल्यूशन का क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातु। सो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि MCQ फॉर्मेट में है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेंगे। सो निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? आपको सबसे पहले ये बताना है कि इनमें से कौन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो करता है। अब पॉइंट सबसे पहले तो यही उठता है कि मैम ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? सो बेटा इसको इंग्लिश में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या होती है ये विस्थापन अभिक्रिया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है, क्या है ना कि कोई भी मेटल जो है आफ्टर रिएक्शन डिस्प्लेस्ड हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अगर हम एक की रिएक्शन दूसरे से कराते हैं तो एक मेटल दूसरे को क्या कर देता है? डिस्प्लेस्ड। लेकिन एक पॉइंट उठता है, मैम ये विस्थापन अभिक्रिया में कौन सा मेटल किस मेटल को विस्थापित कर सकता है, और अगर वो विस्थापित कर रहा है तो उसके पास ऐसा कौन सा गुणधर्म है, मैम उसके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ना, या कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, या कौन से गुणधर्म होते हैं जिसके आधार पर वो ऐसा करता है। सो याद करिए चैप्टर के बीच में बेटा मैंने आपको एक कहानी बताई थी, और वो कहानी किसकी थी? सो वो थी रिएक्टिविटी सीरीज की, यानी कि किसकी थी बेटा? वो सक्रियता श्रेणी की। रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज सारे मेटल्स इक्वली रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमने ये चीज़ कई जगह पर जानी। ये जानने के पीछे रीज़न ये था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें, मतलब ये अभी जानने के पीछे रीज़न ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगा। सो एक्चुअली में क्या होता है, हमने जाना कि सभी मेटल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं वो कम मेटल्स, यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि कम रिएक्टिव होते हैं, उनको क्या कर देते हैं भाई? वो डिस्प्लेस्ड कर देते हैं। आफ्टर रिएक्शन उस मेटल को विस्थापित कर दिया जाता है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। अब पॉइंट यहाँ ये है कि आपके सामने 4 कंडीशन देकर रखी है, ठीक है ना? आपके सामने
चार कंडीशन देकर रखी है, जैसे आपको सोडियम क्लोराइड, विलयन एवं कॉपर धातु यहाँ पर बोला है। निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्शन जो है भैया वो विस्थापन अभिक्रिया बता रहा है, तो पहला है NaCl, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एवं कॉपर मेटल है। यहाँ पर मेटल कौन सा है, कॉपर है, सॉल्यूशन कौन सा है, NaCl है। नेक्स्ट आते हैं MgCl2 सॉल्यूशन एवं एल्यूमिनियम मेटल। थर्ड है हमारे सामने FeSO4 और ये सॉल्यूशन है और मेटल का नाम क्या है, सिल्वर मेटल। एंड लास्ट है हमारे पास क्या, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एवं इसके साथ क्या है, कॉपर मेटल है। अब पॉइंट ये उठता है कि मैम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ कैसे हो सकती है। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो लास्ट वाली कंडीशन में होगी, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन एवं कॉपर धातु। यहाँ पर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होगी। एक्चुअली में होता क्या है कि जो कॉपर होता है वो सिल्वर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव। उतना नहीं होता, लेकिन हाँ ये फिर भी इसकी तुलना में तो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, जो क्या करेगा, आफ्टर रिएक्शन इसे डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यही तो है विस्थापन अभिक्रिया, ऐसा ही तो इसमें होता है। तो सबसे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी में हाईली रिएक्टिव ऐसा बोल सकते हैं मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ऐसे करके ये जो पूरी कहानी है चलती है। ठीक है, सो निम्नलिखित में से कौन सा युगल जो है वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। सो हमने जान लिया, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ होगा। नाउ अब हम आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो, लोहे के फ्राइंग पैन की अगर मैं बात करती हूँ, इसको जंग से बचाने के लिए कौन से विधि का बेटा क्या किया जाएगा, उपयोग होगा, है ना। मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से देख के बताना है। पहली बात तो ग्रीस लगाकर, या फिर पेंट लगाकर, या जिंक की परत चढ़ाकर, और लास्ट ऑप्शन है ऊपर के सभी। तो अब भाई बचपन से तो एक ही हैबिट है कि जैसे ये 4 ऑप्शन देखेंगे फटाक से उसके ऊपर चढ़ जाएंगे कि यही आंसर होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम बड़े हो चुके हैं, क्वेश्चन को हमें हर अच्छे से समझना होगा। लोहे के जंग लगने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फ्राइंग पैन में बात कर रहे हैं कि भाई फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त तो होगी। देखो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जो फ्राइंग पैन होता है या जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेयर की या वायुमंडल पे जो गैसेस होती हैं, जो नमी होती हैं, कई सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आकर ये क्या करता है, जंग बना लेता है, यानी कि लोहे में ऑब्वियसली जंग लग जाती है। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैम एक बात बताइए, आयरन में जंग लगती ही क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, हमने सेशंस में ये चीज़ पढ़ कर रखी है कि इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ये रिएक्ट कर जाता है। मतलब बहुत रिएक्ट नहीं करता, जैसे कुछ एलिमेंट्स करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनकी तरह रिएक्ट नहीं करता, बट फिर भी ये रिएक्ट करता है। सक्रियता श्रेणी में कहीं तो ये स्टैंड कर रहा है, तो रिएक्ट करेगा। अगर सबसे नीचे होता तो नहीं करता रिएक्ट। इसके कारण क्या होता है, लोहे में जंग लग जाती है। बट पॉइंट यहाँ उठता है कि लोहे का जो फ्राइंग पैन होता है उसको जंग से बचाने के लिए मैम हम क्या करें कि उसमें जंग ना लगे। फ्राइंग पैन का यूज़ पहली बात तो तुम कब कब करते हो, घर में जब तुम्हें कोई खाने की चीज़ बनानी होती है तो जनरली हम उसी के लिए फ्राइंग पैन का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा सोच कर देखो कि भाई हम इसका एक बार यूज़ करके छोड़ेंगे नहीं, इसका हमें डेली यूज़ करना है, और हो सकता है हम इसका सुबह शाम यूज़ करें, दिन में भी यूज़ करें। क्या तुम्हें सच में लगता है ग्रीस लगाकर, खाने की चीज़ में, बर्तन में ग्रीस लगाकर तुम उससे बच सकते हो? नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम पेंट कर कर भी जो है जो फ्राइंग पैन है उसकी जंग से बचाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं भाई। इस पर क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो बात समझ में आ गई ना। ये हमारे खाने का एक बर्तन है जिसे हमें डेली सुबह शाम टाइम टू टाइम यूज़ करना होता है। तो हम एक ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो हमारे खाने के पदार्थ को भी नुकसान ना दे और हमारा फ्राइंग पैन जो है वो लोहे की जंग से बच जाए। तो इसी के लिए हम उस पर क्या करेंगे, जिंक की परत चढ़ाएंगे
जाएंगे और यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और ये जो हम अभी तक सोच रहे थे कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। भाई कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यानी कि आपको इनमें से एक ऐसी धातु या इनमें से बेटा एक ऐसे मेटल के बारे में बताना है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला एक कंपाउंड या यौगिक ही निर्मित करेगा। ये यौगिक जल में कैसा होना चाहिए, विलय होना चाहिए, और आपको बताना है कि वो तत्व क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जाहिर सी बात है यौगिक नहीं तत्व लिखे हैं, तो हाँ भाई ध्यान से सुनना। एक ऐसा धातु आपको बताना है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला क्या बनाएगी, यौगिक। अभी बताऊंगी कैसे। तो उसके लिए आपको बताना होगा कि पहली बात तो ये यौगिक क्या होगा, जल में पूरी तरह से विलय होगा। और दूसरी चीज क्या आपको बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है जिसकी हम ऐसा रिएक्शन करा के ये चीज पा सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, दो कंडीशन मैटर कर रही है। पहली बात तो का जो गलनांक है वो कैसा होगा, उच्च होना चाहिए, मतलब एक ऐसा यौगिक या कंपाउंड निर्मित करे जिसका गलनांक कैसा होना चाहिए, उच्च। दूसरी चीज कि वो जल में कैसे हो, विलय हो। चारों ही चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका पता है बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा भैया कैल्शियम। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की जो रिएक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं भैया, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं। तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। समझे, धातु ऑक्साइड बना रहा है तो इसने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर पानी से करवाते हैं, जल से कराते हैं, तो यह हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो वो धातु क्या होगी, तो हमने जान लिया वो धातु होगी भैया कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगी, और वहीं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से होगी तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, है ना। तो हमने क्या देखा, वो तत्व क्या हो सकता है, कैल्शियम। आयरन का तो भूल जाओ क्योंकि ये जल में विलय नहीं है। कार्बन हम इसमें ले नहीं सकते, सिलिकॉन इसमें नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क, यानी कि क्या होगा, कैल्शियम। और कैल्शियम ही क्यों है, तो हमने इसकी रिएक्शन करके यहाँ से जान लिया, क्योंकि ये जल में क्या है भैया, विलय है। ये यौगिक जो है, इससे बनने वाला जो यौगिक होगा वो जल में क्या होगा, पूरी तरह से विलय होगा। ठीक है, तो ये थी कहानी हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, और इसी के आधार पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, हम कई सारे पदार्थ खाते हैं, जो ऐसा भी होता है कि भाई जैसे वेजिटेबल्स हो गई, है ना, या फिर फ्रूट्स हो गए, या मार्केट से कुछ बनी हुई चीज़ें भी होती हैं जो हम अपने घर पे लेकर आते हैं। सो जनरली कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमें कुछ दिन तक चलानी होती है, वो प्रॉपर एक बॉक्स में क्या करके रखी जाती है, सेव करके रखा जाता है, ताकि वो कुछ दिन तक चल जाए। सो खाद्य पदार्थ की अगर बात करें, खाद्य पदार्थ की बात करें, इनके डिब्बों पर जिंक की जो बजाय है, जिंक की नहीं बल्कि टिन का लेप होता है। बट रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक जो है वो महंगा होता है। सेकंड ऑप्शन, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक कैसा होता है, ज्यादा होता है। थर्ड ऑप्शन, जिंक की अपेक्षा टिन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, टिन की अपेक्षा जिंक जो है वो कम अभिक्रियाशील है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और हम ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। तभी एक रीज़न होता है कि जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उन्हें जिन डिब्बों में रखा जाता है, उन डिब्बों में हम जिंक का प्रयोग नहीं करते, जिंक का लेप नहीं करते, क्योंकि ये कैसा होता है, टिन की अपेक्षा में ये अभिक्रियाशीलता इसकी ज़्यादा होती है, ये रिएक्ट कर सकता है और वो पदार्थ खराब हो सकता है, या उसमें उसका कुछ अंश जो है वो जा सकता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यही एक कारण है कि हम क्या करते हैं, उसमें टिन के लेप का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप सभी के सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
अब हमारे यहाँ पर MCQs होते हैं फिनिश, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन NCERT सॉल्यूशन के होते हैं फिनिश। अब हम आते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, जहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है। जैसे पहला क्वेश्चन, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको हथौड़ा भी दिया गया है, बैटरी भी दिया है, बल्ब भी है, तार भी है और स्विच भी है। अब आपको दो कंडीशन दी है, इनका उपयोग करके धातु एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। किन किन का प्रयोग करना है, हथौड़ा हो गया, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, तार हो गए, स्विच हो गए। सो इनका यूज करके आपको धातु और अधातु के बीच क्या बताना है, विभेद बताना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भाई धातु एवं अधातुओं के में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन भी कीजिए। तो आपको इसके आधार पर इनके परीक्षणों का आकलन भी करना है, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम इन वर्ड्स पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो हम इन वर्ड्स पे फोकस करते हैं। हमारे सामने एक हथौड़ा है, बैटरी है, बल्ब है, तार है और क्या है भाई, स्विच है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच के देखो, अगर मैं केवल मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स के लिए हथौड़े का अगर हम प्रयोग करते हैं, मेटल्स के लिए हथौड़े का अगर हम प्रयोग करते हैं तो क्या हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि मेटल्स की अगर बात करें उसकी प्रॉपर्टी ही होती है, जहां पर क्या किया जाता है, उसे हथौड़े से ठोक पीट कर एक पतली सी शीट में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। यही एक प्रॉपर्टी मेलाइबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता कहलाती है। तो हमने जाना कि अगर धातु और अधातु में हमें विभेद स्थापित करना है तो हमें एक चीज़ पता चली हथौड़े को लेकर कि हम जो धातुएं हैं अगर उसको हथौड़े से ठोकेंगे पीटेंगे तो ये पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी के प्लेस पर अगर हम नॉन मेटल्स के साथ ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट ले लिया, ग्रेफाइट की हमने एक शीट ली और अगर हम उसे हथौड़े से ठोकेंगे पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि अधातु में क्या होता है, भंगुरता का गुण होता है। किसका गुण होता है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये हथौड़े से ठोकने पीटने पर क्या होते हैं भाई, कई सारे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया। नाउ सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम बैटरी का क्या यूज है। जैसे बैटरी, बल्ब है यहाँ पर। अच्छा पहले तार का भी एक बार मैं बता देती हूँ। मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसे पतले से तार में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट। इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। एंड नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। अब हम बैटरी, बल्ब एवं स्विच को ध्यान में रखकर चीज़ों को समझते हैं। एक्चुअली में होता ये है कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि क्या होती है बेटा, विद्युत की अगर मैं बात करती हूँ, सो मेटल्स जो है वो विद्युत के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। एक्सेप्शन तो है, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट हम देखेंगे। सो मेटल्स जो होते हैं उनमें विद्युत का प्रवाह होता है और नॉन मेटल्स में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ओके, तो हमने कुछ और कहानी जानी। चलो इसे हम थ्योरी फॉर्मेट में और जैसे लिखने के बेस पे देखें तो जानते हैं। हथौड़े की सहायता से धातुओं को पीटकर चादरों में बदला जा सकता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आघात वर्धक कहते हैं। आप इसे मेलाइबिलिटी इंग्लिश में बोल सकते हो, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो कि ये कौन सा गुण रखते हैं, आघात वर्धनीयता का। जबकि अधातुओं को पीटकर चादरों में नहीं बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, भंगुरता का गुण होता है। ठीक है ना, क्योंकि उनमें क्या होता है, भंगुरता का गुण होता है। ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है किसमें, नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं में। नेक्स्ट आते हैं जब हम बैटरी, बल्ब, स्विच एवं तारों की सहायता से, अच्छा यहाँ पे जो तार लिखा था मैंने आपको
एक और कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया कि भाई हम जनरली ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि जो मेटल्स होता है उसे हम तार में कन्वर्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तन्यता। और साथ ही साथ हम इसे इसमें कनेक्ट करके जाने तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि जब हम बैटरी, बल्ब, स्विच एवं तारों की सहायता से परिपथ जोड़ते हैं तो केवल धातुएं ही विद्युत धारा प्रवाहित करती हैं। यही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाती हैं, जिससे पता चलता है कि धातु विद्युत की क्या होती है, चालक। चालक बोल दो या फिर आप क्या बोलेंगे, सुचालक। भैया ये गुड कंडक्टर होती हैं, बल्कि अधातु विद्युत प्रवाहित नहीं करती हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं। यानी कि ये क्या होती हैं, विद्युत की बुरी चालक होती हैं। अच्छी चालक कौन है, धातु है। बुरी चालक कौन है, अधातु है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये जो बल्ब है, ये जो बेसिकली जल रहा है, ये किसकी हेल्प से जल रहा है, मेटल की हेल्प से, धातु की सहायता से। ओके, और हथौड़े से पीटने का, ठोकने पीटने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। सेकंड कहानी क्या थी, धातुएं व अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो सुनो, पहले प्रयोग से पता चलता है कि आघात बधरे का गुण केवल धातुओं में ही पाया जाता है। हाँ, हमें ये चीज पता चल गई, जबकि अधातु में ये गुण नहीं दिखाया जाता है, दिखता है बिल्कुल। और इसी प्रकार दूसरे प्रयोग के अनुसार पता चलता है कि अधातु विद्युत की चालक नहीं होती, जबकि धातु जो है वो विद्युत की चालक होती है। तो हमने ये कहानी यहाँ पर इससे रिलेटेड जान ली। नाउ अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारे सामने है उभयधर्मी ऑक्साइड को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मतलब अति वाला इंपॉर्टेंट है ना। ये कई बार जो है पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आए वो केवल आपको बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए, ना ना ना, आपके NCERT सॉल्यूशन से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इवन अगर आपके चैप्टर में एक्टिविटी वाला पार्ट है तो वहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, आपको 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का यहाँ एग्जाम्पल भी देना है। तो हो जाइए तैयार और याद करिए, मैम ने आपको बताया था कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो केवल और केवल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल और केवल बेस के साथ, क्षार के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ धातु ऑक्साइड्स ऐसी होती हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही क्या करती हैं, रिएक्ट। तो सुनो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण यानी कि सॉल्ट, और क्या बनाते हैं, जल यानी कि H2O। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। यही क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड हो गया, ये आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए। तो हमने क्या जाना, मैम ने सिंपली आपको बताया कि भाई कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेस यानी क्षार के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो हमने देखा कुछ इसके साथ, कुछ इसके साथ, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड है जो दोनों के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। तो अम्ल तथा क्षारक के साथ अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, तो अब हम ये जानेंगे कि अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन फॉर एग्जांपल किसी एसिड के साथ करा दी, या फिर फॉर एग्जांपल हमने किसी बेस के साथ करा दी, तो क्या आउटपुट या क्या रिजल्ट निकलेगा। देखो, कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, क्योंकि उभयधर्मी जैसा तो कोई ना कोई ऑक्साइड है ही। तो होता ये है कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन, ये क्या है भैया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और इसकी रिएक्शन यहाँ पर किससे करवाई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक तरीके का क्या है, एसिड होता है ना। और ये HCl की बात करें, हमारे स्टमक में भी हालांकि पाया जाता है। अभी हमने क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेसेस, उसमें जाना था। सो भाई ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। सो HCl के साथ कि एसिड है यार, तो ऑब्वियसली तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो ये क्या देता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड देता है। फिर यहाँ से क्या होगा, H2O जो है वो भी प्राप्त होता है। यही अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, NaOH, जो कि एक तरीके का क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं। तो अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो इसने क्या दिया, 2NaAlO
2 दिया और H2O यहाँ से भी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब फटाफट से याद करो, मैंने आपको इसे बैलेंस करना सिखाया है। चलो इसे हम बैलेंस करके देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। और सुन लो बहुत ध्यान से, कान को खोल के। क्या याद रखना है आपको कि भाई जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों के साथ रिएक्ट होते हैं। और ये दोनों ही इक्वेशन ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपको बोर्ड में नहीं लिखना है। एक की रिएक्शन एसिड से इस तरह से होगी और एक की रिएक्शन क्षार से इस तरह से होगी। ओके, सो एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो हमने देखा भाई एल्यूमिनियम के यहाँ पर भी कितने एटम हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा, तो वो हैं 3। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने, देखो आगे 3 लिखा है ना, मतलब ये 3 सबके लिए होगा। हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, 6 हैं। तो 3 2 6, यानी ये क्या हो जाएंगे, 6। क्लोरीन के कितने एटम है, तो हमने देखा भाई क्लोरीन का यहाँ 6 एटम है। और यहाँ पर भी 3 इधर है, 2 इधर, 3 2 क्या होगा 6। यानी कि हमारी ये वाली इक्वेशन क्या है, पूरी तरह से बैलेंस्ड है। सेकंड कहानी की तरफ आते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार से अगर करवाते हैं, तो पहली बात तो एल्यूमिनियम के बेटा यहाँ पर भी कितने एटम हैं, 2। हमने देखा एल्यूमिनियम के यहाँ पर भी कितने एटम हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 हैं। और ऑक्सीजन के वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 3 और 2 तो 5 हो गए। तो हमने देखा ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर कितना है, तो 4 तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ 2 यहाँ, और 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ। ऐसे करके टोटल कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद सोडियम, भाई इसके 2 ही एटम है। ओके, सो इसका 2 ही एटम रहेगा। और ऑक्सीजन हो चुका है, हाँ। हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 होगा। बहुत सिंपल होता है, बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने होते हैं कि जो भी आप रिएक्शन कर रहे हैं, और अभी तो आप क्लास 10th की इनिशियल स्टेज में हो, तो एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते चल रहे हो ना, जो भी इक्वेशंस आपके सामने आती है, चाहे वो चैप्टर के बीच में आए, चाहे वो पाठ्यगत में आए, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आए, चाहे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आए, आप एक काम करा करो, एक पेज पे सारी इक्वेशन उसके साथ लिख के क्या करो, उसे बार बार प्रैक्टिस करो, लर्न करो, याद करो कि भाई इक्वेशंस ये इस तरह से लिखी है और ये मुझे याद रखनी है ना। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये भी करना होगा, बार बार प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है ये क्वेश्चन नंबर 7, 2 धातुओं के आपको यहाँ पर नाम बताने हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। यानी कि जो डाइल्यूट एसिड होता है ना, उससे हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेस कर देंगे। और 2 धातुएं जो ऐसा नहीं भी करती हैं, मतलब 2 मेटल ऐसे जो ऐसा कर देंगे और 2 मेटल ऐसे जो ऐसा नहीं करेंगे। अगेन यहाँ हमारी सक्रियता श्रेणी आ जाती है, रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है। वही डिस्प्लेस्ड कर पाएंगे जो सक्रियता श्रेणी में ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और वही डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएंगे जो कैसे होंगे, कम रिएक्टिव होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 ही एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिखने को यहाँ ढेर सारे आ सकते हैं, बट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन को विस्थापित करने की बात की जा रही है। और हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाली धातुएं क्या हो जाएंगी, मैग्नीशियम, जिंक होंगी। हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकने वाली धातुएं क्या हो जाएंगी, कॉपर हो गया, सोना हो गया, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। सक्रियता श्रेणी का तो रूल होगा ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है बेटा ये कि किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण, हमने किया है बेटा, ये विद्युत अपघटनी परिष्करण कैसे होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी करना सिखाया है। थोड़ी सी चीजें इसके बारे में हम जानते हैं कि भाई किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य जो है वो कैसे बनाएंगे। 3 चीजों के बारे में बात चल रही है। तो जब ये परिष्करण होता है तो 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट होती है, एक तो एनोड, एक तो कैथोड और एक विद्युत अपघट्य होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास मेटल क्या है, मेटल M है। मेटल का नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला मेटल कौन सा है, M है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसका विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं ना, तो किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो एनोड होता है ना बेटा, वो अशुद्ध धातु M होती है, और वही जो कैथोड होता है वो शुद्ध धातु M की पतली परत बना देती है, और विद्युत अपघट्य जो है वो धातु M के लवण का विलयन होता है। तो मान लेते हैं कि इसमें क्या है, विद्युत M के लवण का विलयन है, ठीक है ना। हमने क्या देखा कि इसमें क्या है, विद्युत M के
लवण का विलयन यानी कि क्या है, सॉल्यूशन है। अब अगर इसमें हम बात करें तो एक जो है एनोड होगा ऑब्वियसली और एक क्या होगा, कैथोड होगा। थोड़ा सा समझना, अब जब ये परिष्करण होगा ना तो इसमें जो विद्युत का अपघटन किया जाएगा, विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाएगा, तो जो इसमें अशुद्ध धातु होगी ना वो जाकर एनोड पे चिपक जाएगी और जो शुद्ध धातु होगी वो जाकर किस पे चिपक जाएगी, कैथोड पे। इस पूरे प्रोसेस के बाद जब इसे क्या इसमें क्या दिया जाएगा, विद्युत जो है उसका प्रवाह किया जाएगा, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाएगा स्विच को ऑन करके, तो विद्युत के प्रवाह करने के बाद जो हमारे पास M धातु थी इसका जब विद्युत अपघटनीय परिष्करण होगा तो वेरी इंपॉर्टेंट जो अशुद्ध धातु होगी वो किस में जाकर चिपक जाएगी, M में जाकर एनोड, अशुद्ध धातु M जो है वो एनोड पर जाकर चिपक जाएगी और जो शुद्ध होगी वो इसमें जाकर चिपक जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अशुद्ध में भी, जैसे अगर हम बात करें मैम घुलनशील पदार्थ भी तो होगा, तो घुलनशील तो जल में घुल जाएगा और जो जल में नहीं घूमेगा वो एनोड फंक कहलाता है। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया है बेटा, वो जो है जो जल में नहीं घुलेगा ना वो अशुद्धि, वो जाकर ऐसे कॉर्नर पर इकट्ठा हो जाएगी और इसी को ही बेटा फिर हम क्या बोलते हैं, सो यही कहलाता है एनोड फंक। क्या कहलाता है, सो इसी को हम एनोड फंक कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी जो मैंने आपको अभी पूरी यहाँ पर इतनी जो है ये एक्सप्लेन करी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं और ये चीज़ ध्यान रखना कि जब ये परिष्करण करेंगे तो विद्युत का प्रवाह किस में किया जाएगा, इस धातु M के लवण के सॉल्यूशन में, और इसके सॉल्यूशन में ये विद्युत प्रवाह करने के बाद अशुद्धि इस यहाँ पर एनोड पर जाकर चिपकेगी और कैथोड पर जाकर शुद्धि चिपक जाएगी और जो अघुलनशील पदार्थ होगा वो नीचे जाकर इकट्ठा होगा। एक एक्सपेरिमेंट कराया था उसे ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप सभी के सामने। प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया और चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। आपको सिंपली इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बताने, पहला सूखे लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और दूसरा आर्द्र लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सो मेरी बात बेटा बहुत ही ध्यान से सुनेंगे आप, और वो क्या सुनने वाले हैं कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि ये क्या है भैया, ये है बर्नर और उससे क्या निकल रही है, ऑब्वियसली ज्वाला, यानी कि क्या निकल रही है बेटा, आग निकल रही है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है, इस स्पैचुला में क्या है, सल्फर पाउडर से भरा हुआ एक स्पैचुला है। दूसरी चीज़ की परख नली को यहाँ पर उल्टा रखा गया है और इस तरीके का जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट हो तो परख नली हमेशा उल्टी ही रखी जाती है, सीधी नहीं रखी जाती, मतलब परख नली को उल्टा रख के जो टेस्ट किया जा रहा है उसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, रिस्की है ना, हमारा हाथ जल सकता है क्योंकि नीचे बर्नर है, वहाँ से ज्वाला निकल रही है, परख नली गर्म होगी जिसके कारण हमारा हाथ जल सकता है। तभी तो केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत ध्यान से किए जाते हैं, तो इसीलिए इसे क्या करा जाता है, चिमटे से पकड़ा जाता है। तो गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर और फिर आर्द्र लिटमस पत्र पर। बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली बात तो जब ये पूरी प्रोसेस होती है जहाँ पर सल्फर पाउडर से भरा हुआ ये स्पैचुला है, जैसे ही इसे जो है हीट प्रवाहित की जाती है, इसमें ना एक गैस जो है वो प्रेजेंट होती है और वो कौन सी होती है, SO2 गैस जो है। यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी, तो वो SO2 गैस जो है वो निकलेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, और वो ये है, क्या है भाई, सबसे पहली चीज़ की परख नली में एकत्रित गैस क्या होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सूखे लिटमस पत्र पर SO2 गैस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई इसको प्रभाव तब पड़ेगा, लिटमस पेपर में चेंज कब होगा, जब वहाँ पर प्रोसेस करने के लिए वाटर भी प्रेजेंट हो, तभी तो रिएक्ट हो पाएगा, तभी तो आप एसिड बेस की पहचान कर पाओगे। अब यहाँ पर लिटमस पेपर कैसा है, ड्राई है, सूखा है बेटा, एक्सपेरिमेंट इस पर नहीं कर पाओगे, गैस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी कह रहे हैं कि सूखे लिटमस पत्र पर SO2 गैस का कोई भी प्रभाव या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी कहानी, आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे। गैस जो है आर्द्र लिटमस पत्र में मौजूद जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो उत्पन्न करेगी। जब ये पूरी प्रोसेस होगी ना, सो इस प्रोसेस के बाद जो गैस हैगी वो सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो उत्पन्न करेगी, जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा बेटा, लाल कर देगा। किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, सो ये नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट फिर कर देगा। तो ये थी कहानी जो बस हमें जाननी थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसकी भी कहानी जान ली, इसकी भी कहानी जान ली, कहाँ चेंजेस हुए, कहाँ चेंजेस नहीं हुए, ये सब जो है बेटा वो हमने बहुत अच्छे से जान लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए आपको क्या करना है, एक बैलेंस्ड रासायनिक अभिक्रिया बतानी है, जैसे कि यहाँ पर जो है बताया गया है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसकी समीकरण क्या होता है, तो अगर हम सल्फर की रिएक्शन किससे कराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन से कराते हैं, तो फिर ये क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि अगर हम सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। चलो, अब एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रही हूं, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्या कमेंट करके बताओगे, ये तो आपको बन गया होगा ना ये रिएक्शन, चाहो तो भैया यहाँ पर लिख भी देना, ये हमारा क्या होगा, सल्फर है, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई। तो इसने क्या किया, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, होमवर्क आपका ये है कि हमारी जो ये वाली कंडीशन थी कि भाई जो गैस है वो आर्द्र लिटमस पत्र में मौजूद जल के साथ, जो गैस थी उसने भैया जल के साथ रिएक्ट किया और सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रोवाइड किया। कमेंट सेक्शन में इसकी इक्वेशन लिखकर ज़रूर बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही लिखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भैया ध्यान से सुनेंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए सिंपली आपको 2 मेथड्स बतानी है कि जब लोहे को जंग से बचाने की बात आती है, पहली बात तो हमें पता है ना, लोहे में जो है वो जंग लग जाती है, और अगर हम चाहते हैं कि भाई लोहे में जंग ना लगे तो कोई 2 मेथड आपको बतानी है। सबसे पहली तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पेंट करना। लोहे पर बनी पेंट की परत उसको वायु के संपर्क में आने से रोकने का काम करती है। दूसरी कंडीशन है गैल्वेनीकरण या यशद लेपन, जिसे हम कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को पिघले जिंक में डुबोने पर उस पर जिंक की जो है परत बन जाती है, और यही परत जो है लोहे की जंग से सुरक्षा करती है। और जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण लोहे की अपेक्षा पहले क्या होता है, पहले संक्षारित होता है। यही एक कारण है कि यशद लेपन का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जहां पर जो आयरन होता है ना उस पर जिंक की क्या चढ़ा दी जाती है, परत, ताकि उसमें जंग ना लगे। एक और क्वेश्चन नंबर 11। भाई ऑक्सीजन के साथ, ध्यान से सुनेंगे, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाने का काम करती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जो अधातुएं होती हैं, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो कैसा ऑक्साइड को बनाती हैं। देखो मैं दोनों ही कंडीशन बताती हूँ। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं 2 तरीके के ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि अम्लीय ऑक्साइड भी बनाएंगे और न्यूट्रल यानी उदासीन भी बनाएंगी। आप इसे डायरेक्ट याद कर लो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, या फिर सल्फर ऑक्साइड हो, या फिर हम क्या बोलेंगे P2O5 की बात करेंगे, ठीक है, या फिर हम उदासीन ऑक्साइड की बात करें, जहां पर ये इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कि H2O हो गया, हमारा पानी हो गया, N2O हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सब किस में आते हैं, उदासीन ऑक्साइड में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, उदासीन ऑक्साइड में आते हैं। ठीक है, तो CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और P2O5 यहाँ पर है। तो हमने जान लिया ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जो अधातुएं हैं वो अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड जो है उनमें क्या क्या प्रदान करते हैं। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे भाई आपको रीजन बताना है किस चीज़ का, कि जो प्लेटिनम है, सोना है, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है। पहला रीजन ये, तो सुनो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 1 बाय 1 करके हम इसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहली चीज तो प्लेटिनम जो है ये भी सक्रियता श्रेणी में सोने के भी नीचे आता है, गोल्ड के भी नीचे आता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ टॉप पर क्या है, तो वो पोटेशियम है। पोटेशियम, फिर आपका सोडियम, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे करके पूरी कहानी चलती है। एंड लास्ट में आता है गोल्ड, एंड गोल्ड के भी नीचे अगर हम जानना चाहें तो वो होता है प्लेटिनम। तो हमने क्या देखा भाई, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग जो है वो आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके धात्विक चमक होती है, पहली बात, तथा ये आघात वधरे एवं तन्य धातुएं हैं, ये कम अभिक्रियाशील धातुएं भी होती हैं, और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। ये जो होता है ना, जैसे गोल्ड और सिल्वर की बात करें, हर चीज़ में बेस्ट होता है।
अब बात ऐसी है कि क्या एक रीज़न है कि इन तीनों का ही जो प्रयोग है वो आभूषण बनाने में किया जा रहा है, गहने बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा किसी ने लोहे के आभूषण पहने हैं? क्या आपने कभी किसी को देखा कि किसी ने जिंक के आभूषण पहने? जनरली क्या करती हैं महिलाएं साग सज्जा के लिए, सुंदर दिखने के लिए गोल्ड का और क्या करती हैं सिल्वर की ज्वेलरीज जो हैं वो पहनती हैं, प्लेटिनम की ज्वेलरीज पहनती हैं। अब बात आती है कि मैम ये क्यों ही इसका बनाया जाता है? रीज़न है बहुत सारे। सबसे पहली चीज़ इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तन्यता का होता है। आघात वर्धनीयता अभी बताया था, हथौड़े से ठोकने पीटने पर जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, उन्हें हम पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और तन्यता में क्या होगा भाई, उसे जो है एक लंबे से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ना फ्लेक्सिबल होते हैं। थोड़े से कैसे होते हैं, लचीले, उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते कि बिल्कुल आड़ा टेढ़ा कुछ भी कर दो, लेकिन ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि आसानी से इसे किसी भी शेप में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। आप नोटिस करना कभी कि जो ज्वेलरीज होती हैं हम देखते हैं उसमें कितना बारीकी से वर्क होता है। सेम वही चीज़ आयरन के साथ करके ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं है, या दूसरे मेटल के साथ भी पॉसिबल नहीं है। रीज़न बिहाइंड, इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि अदर मेटल्स तो हैं, फ्लेक्सिबिलिटी तो छोड़ो, ये रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करते हैं। चाहे आप इन्हें एयर के कांटेक्ट में लेकर आएँ, चाहे आप इन्हें वाटर के कांटेक्ट में लेकर आएँ, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। वहीं हम दूसरे मेटल को लेकर आएंगे तो वो रिएक्ट कर जाते हैं। हाँ, कुछ बहुत तेज़ी से करेंगे, कुछ कम, लेकिन करेंगे। ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे कम अभिक्रिया होती हैं, इसीलिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। तभी तो जो गोल्ड होते हैं, जो सिल्वर होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम घरों में हमने मम्मी को, दादी को, घर में जितनी भी फीमेल्स होती हैं जनरली कुछ ना कुछ तो वो गोल्ड पहनती हैं। आपने कभी नोटिस किया कि मम्मी ने आके कंप्लेंट की कि 5 दिन बाद अरे यार ये ख़राब सोना था, देखो काला पड़ गया? ऐसा नहीं होता है। सोना मतलब सोना, गोल्ड मतलब गोल्ड, सिल्वर मतलब सिल्वर, प्लेटिनम मतलब प्लेटिनम, ये चेंज नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा ये वाला सोना ख़राब निकल गया। आप ये बोल सकते हो कि यार ये वाला जो सोना था ना, ये 24 कैरेट में तो गोल्ड नहीं बनता, ज्वेलरी नहीं बनती, गोल्ड नहीं सॉरी ज्वेलरी नहीं बनती। कितने में बनती है? 22 में, 18 में। हाँ, 18 कैरेट गोल्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली समय के बाद ये उसकी जो चमक होती है वो अलग ही होती है, शाइनिंग तो वो होता है, लेकिन 22 कैरेट और 18 कैरेट में जब अमाउंट का डिफरेंस है तो गोल्ड का भी तो डिफरेंस होगा ना भैया। जो 22 कैरेट गोल्ड होता है इसमें 90 से लेकर 92% गोल्ड होता है, और वहीं बेटा जो 18 कैरेट होता है उसमें कितना गोल्ड होता है? 75%। तो दिखने में थोड़ा तो चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि अमाउंट का अंतर है, गोल्ड का अंतर है। तो वो ज्वेलरी हम 22 कैरेट और 18 कैरेट को रखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करती है। इवन वेट के आधार पर भी इसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है ना। ऑब्वियसली जो 18 कैरेट वाली है वो थोड़ी सी क्या होती है? सस्ती होती है, किसके कंपैरिजन में? 22 के। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इससे रिलेटेड जानी है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। किसका तेल? कैरोसिन ऑयल। कौन सा ऑयल? कैरोसिन ऑयल में ही स्टोर करके रखा जाता है, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है, ये रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम, लिथियम की बात करें ना, ये सॉफ्ट के जो जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी कि बेटा जो धातुएं होती हैं ना, ये सामान्यतः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? तो ये सामान्यतः कठोर होती हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करती हूँ किसको लेकर कि कुछ धातु ऐसी हैं जिसका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद होती हैं, और वो क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातुएं कैसी होती हैं? तो ये ऑयल के अंदर स्टोर करके रखी जाती हैं। रीज़न, ये एयर के, वाटर के कांटेक्ट में किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं, इसीलिए इन्हें इसमें स्टोर करके रखा जाता है। ओके, तो सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम की अगर हम बात करते हैं, किस किस की? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग उत्पन्न कर लेती हैं। अतः किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इन धातुओं को तेल के अंदर ही संग्रहित करके रखा जाता है। भाई रिएक्ट कर जाएंगे, क्या मतलब? इसीलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम की बात करें, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है। रीज़न क्या होता है भाई? हमने बोला
कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्ट तो करता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर तो आता है, लेकिन उतना रिएक्ट नहीं करता है जितने दूसरे मेटल्स करते हैं, क्योंकि सक्रियता घटती घटती जाती है एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो बात ऐसी है कि हाँ ठीक है, फिर भी रिएक्टिव तो है, रिएक्ट तो करता है। फिर मैम एक बात बताइए कि जो हमारे घरों के बर्तन होते हैं वहाँ पर हम इसका ही प्रयोग क्यों करते हैं, ये रिएक्ट तब क्यों नहीं करता है? तो पहली बात तो घरों के बर्तन जिनमें हम खाना बनाते हैं, है ना, हमें पता है कि मेटल्स जो हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। हमें पता है बेटा कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, है ना। ये विद्युत की भी क्या होती हैं बेटा, सुचालक होती हैं। पहला पॉइंट, विद्युत की भी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऊष्मा की भी अच्छी चालक होती हैं, यानी कि ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। ये विद्युत की भी सुचालक होती हैं और ये ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। कौन? मेटल्स, यानी कि धातुएं। अब बात आती है कि ठीक है मैम, फिर एल्यूमिनियम के बारे में आपने क्यों बोला? क्योंकि एक बात बताती हूँ, जो सिल्वर होता है, जो कॉपर होता है, जो एल्यूमिनियम होता है, ये सबसे अच्छे चालक में काउंट होता है। लेकिन हम सिल्वर का घरों के बर्तनों में यूज़ नहीं कर सकते भाई, महंगा आता है। अरे भाई महंगा है, एक्सपेंसिव है, हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। गोल्ड का यूज़ कर सकते हो, गोल्ड तो कह रही हैं लेकर ही मत आओ, सिल्वर को ही लेकर आओ। तो सिल्वर का हम यूज़ कैसे करेंगे? किलो के भाव से बिकता है, इतना महंगा है भाई, 70,000 रुपये किलो की अगर बात करें भाई, इसी अमाउंट में ये बिकता है। आपको क्या लग रहा है 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो? नहीं, 70,000 1 किलो का प्राइस। मतलब डेली चेंज होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन अभी आसपास 70, 72, 74 ऐसा चलता रहता है। अब आप सोचो हम घरों के बर्तन में इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ बल्कि भगवान जी के जो बर्तन होते हैं उन्हें, जिसमें जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद का भोग लगाया जाता है, तो वहाँ पे हम उन बर्तनों का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये महंगे होते हैं तो हम किसी विशेष जगह पर ही इसे प्रयोग करना चाहते हैं। बट यस, ये फैक्ट है कि इसमें ऊष्मा का प्रभाव बहुत आसानी से हो जाता है, बट एक्सपेंसिव होने के कारण हम इसका नहीं बल्कि किसका करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, एल्यूमिनियम को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है और ये रक्षक परत अपने नीचे उपस्थित धातु की ओर अधिक क्षति होने से रक्षा करती है और इसलिए एल्यूमिनियम धातु से निर्मित वस्तुएं संचारित नहीं होती। एल्यूमिनियम धातु उच्च ऊष्मा चालक होने के कारण तथा संचारित न होने के कारण खाने वाले बर्तनों में उपयोग की जाती है और इसका गलनांक भी कैसा होता है, हाई होता है, उच्च होता है। यही एक कारण है बेटा कि जो एल्यूमिनियम से बने हुए जो बर्तन होते हैं वो गलते नहीं है, क्योंकि इनका जो गलने का गलनांक होता है वो उच्च होता है, हाई। अन्य धातु की तुलना में इसका उत्पादन मूल्य भी सस्ता होता है, जैसे कि सिल्वर इतना महंगा, ये इतना महंगा नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अयस्क, ओर्स, ये नाम याद आ रहा है, हमने पढ़ा है। मैंने चैप्टर में आपको विशेष रूप से ओर्स को लेकर काफ़ी देर तक काफ़ी सारी चीज़ें समझाई थी कि भाई ओर्स ये ऐसा ऐसा होता है। तो सुनो, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है, क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन करके ही धातु को प्राप्त किया जाता है और सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्कों की तुलना में ये काम कैसा होता है, इजी होता है, यानी कि सरल होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी। एंड नाउ नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए तो जनरली देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो तांबे के बर्तन होते हैं भाई उसे साफ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वो कई बार उनमें गंदगी लग जाती है ना, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए नींबू या फिर इमली के रस से साफ करते हैं। तो ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में ही क्यों प्रभावी होते हैं, क्यों इफेक्टिव होते हैं? क्या ऐसा रीज़न होता है कि हम इन खट्टे पदार्थों का प्रयोग करके जो तांबे के बर्तन हैं, जैसे जो मलिन हो चुके हैं, थोड़े से गंदे हो चुके हैं, उसे साफ करने के लिए हम करते हैं और उससे साफ भी हो जाते हैं भाई, बिल्कुल चमकदार से हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि उनमें चमक जो है पाई जाती है। सो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया करके तांबे की सतह पर एक हरे रंग की जो है वो लेयर बन जाती है, परत जम जाती है
और तांबा अपनी चमक खो देता है ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल्स में प्रॉपर्टी है कि वो कैसे होती हैं, शाइनिंग होती हैं, चमकदार होती हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि कॉपर एक मेटल हमारे सामने है अभी, जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, या सीधे एयर ही बोल दो, या फिर नमी के कांटेक्ट में भी अगर आता है तो इसके ऊपर एक हरे रंग की परत बन जाती है और तांबे की जो चमक थी, ओरिजिनल चमक थी ना बेटा, वो चली जाती है। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल जो है वो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देते हैं, जिन्हें जल से धोकर अलग किया जाता है और इस प्रकार तांबे की सतह पर जो है वो वापस से चमकीली हो जाती है। तांबे का जो सरफेस है ना वो पुनः कैसा हो जाता है, शाइनिंग हो जाता है। यही एक रीज़न है कि हम ऐसा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा भाई आपके सामने। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या बताना है, विभेद करना है। दोनों में आपको विभेद करके बताना है, क्योंकि देखो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और नॉन मेटल्स की अलग होती हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं और इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो आपको अब यहाँ पर उनकी फिजिकल नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर विभेद स्थापित करना है। तो मैंने एक साइड यहाँ पर किसे लिया है भैया, मेटल्स को, समझ रहे हो ना आप सभी, और एक साइड मैंने यहाँ पर किसे लिया है, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स को। ओके, अब हमने क्या देखा कि क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड जो है बनाने का काम कौन करती हैं, धातुएं। धातु क्या करती हैं, क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अधातु, सो ये अम्लीय या फिर न्यूट्रल या उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाने का काम करती हैं। धातु ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस, क्षार बनाते हैं, और जो अधातु इसके ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके एसिड बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, क्षार, और ये क्या बनाएंगे, एसिड। ठीक है, ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, अभी हमने ये पढ़ा था, और ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं। यही तो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की कि ऐसा नहीं करते हैं। ये विद्युत के धनात्मक तत्व होते हैं और ये विद्युत के ऋणात्मक तत्व होते हैं, कौन, अधातु। क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखे हैं, हमने जाने हैं। उम्मीद है कि आप जब एग्जाम देने अब जाओगे तो आप इस तरह से दोनों में विभेद स्थापित करने के लिए इस चार्ट का यूज कर सकोगे। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बस बिल्कुल एंड पे ही चल रही है कहानी, बस अगले 10 मिनट में आपका सेशन एंड हो जाएगा। एक व्यक्ति बेटा प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। एक छोटी सी कहानी, एक स्टोरी है कि भाई एक लड़का है, एक व्यक्ति है, वो हर घर में सुनार बन के जाता है और वो बताइए क्या करता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का एक ढोंग करा। और कुछ लोग पता है इस सब झांसे में पता नहीं क्यों आ भी जाते हैं। अब एक महिला उसके झांसे में आ गई, उसने बोला कि आपके पास अगर कोई पुराना गोल्ड है तो मैं उसे शाइन करके बहुत ही प्यारा सा अच्छे से शाइनिंग जो है उसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसने पुराने मलिन सोने के जो आभूषण है उसमें पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग करा। भाई अब जो महिलाएं हैं वो कुछ महिलाएं बिल्कुल खुश कि अगर ऐसा हो सकता है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई संदेह किया बिना ही, है ना, एक महिला ने क्या किया, अपने सोने के कंगन को दे दिया, जिसे वह क्या करता है, एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उसका जो वजन है वो क्या हो जाता है भाई, काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब वे महिला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को जो है भाई झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप इस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। जो इस व्यक्ति ने उस विलयन में उस सोने के आभूषण या कंगन को डाला तो वो शाइन तो कर गया, लेकिन उसका वेट जो है वो अत्यंत या काफी ज्यादा घट गया। इसके पीछे रीजन क्या था, चलो जानते हैं इसके पीछे की कहानी को। आजकल देश दुनिया में ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। तो सुनो, बेईमान सुनार ने सोने की चूड़ियों को भाई एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में डाला, जिसमें आयतन से अगर हम बोले तो 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है और 3 भाग जो है वो सांद्र HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसमें डुबोया था। किस में डुबोया था, अगर हमें चेक करने को बोल रहे हैं, जिसमें डुबोने के बाद वो शाइन तो कर रहा था लेकिन उसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। तो वो सॉल्यूशन कैसा था, एक्वारेजिया सॉल्यूशन था। ओके, ये सोने और प्लेटिनम जैसे धातु को भी घोलने की क्षमता रखता है। इसकी ये भी क्षमता होती है कि सोने और प्लेटिनम जैसी धातु को भी घोल सके, और इसी विलयन में डुबोने से सोने के कंगन का वजन क्या हो गया भाई, कम हो जाता है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ना ये, हाँ, समझे कि नहीं समझे। जहाँ पर क्या होगा उसका भार कम हो गया।
अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, जहां हम देखने जा रहे हैं गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता है, इसका कारण आपको बताना है। अगर बात चल रही है किसकी, गर्म जल का टैंक बनाने की, तांबे का ही उपयोग होता है यहाँ पर, इस्पात का क्यों नहीं होता है। हाँ तो ध्यान से सुनो, हमने क्या देखा, तांबा उबलते या गर्म जल या भाप से अभिक्रिया पहली बात तो नहीं करता है, जबकि इस्पात में उपस्थित लोहा जो है वो जलवाष्प के साथ अभिक्रिया ही कर जाता है। तांबे का गलनांक इस्पात की अपेक्षा कैसा होता है, ज़्यादा हो जाता है। साथ ही तांबा जो है वो लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा चालक भी होता है, डेफिनेटली होता है। लोहे की तुलना में तो तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। सबसे टॉप पर क्या होता है बेटा, तो वो होता है सिल्वर, फिर क्या होता है कॉपर यानी कि तांबा, और फिर क्या होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, साथ ही तांबा लोहे की अपेक्षा हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, अच्छा चालक होता है, इसलिए गर्म जल का जो टैंक है इसे बनाने में तांबे का ही उपयोग किया जाता है, इस्पात या जस्ते का नहीं, क्योंकि ये क्या कर जाता है, तांबे की तुलना में रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, दैट्स इट, यही थी कहानी जो मुझे आपको बतानी थी। एंड फाइनली हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पर, मतलब ये वाला NCERT सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है फिनिश। और उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बताए हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक छोटू सा जो होमवर्क दिया था वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक छोटा सा होमवर्क मैंने आप सबको दिया है। इसी के साथ अब आप मेरी क्लासेस कहाँ देख सकते हैं भाई, यूट्यूब पे लाइव आकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, डेली मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, आप वहाँ जाकर मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर आप मैग्नेट ब्रेन से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है। और अभी तक इस पूरे सेशन को देखने के बाद भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को करेंगे भाई सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। बाकी अब जितना पढ़ा दिया मैम, नोट्स कहाँ से मिलने वाले हैं इसके, तो बेटा नीचे लिंक है, वहाँ जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप लिंक से नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो ई नोट्स हो चाहे वो ई बुक हो। साथ ही साथ ये हैं बेटा हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहाँ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं हम कवर। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।